नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर इसे डिटेल में आपको समझाएंगे। आज की पहली खबर होगी अयोध्या टू सीतामढ़ी रेल लाइन के मायने आपको समझाएंगे क्योंकि बड़ा ऐलान किया गया है। दूसरी खबर होगी नामकरण वाली सियासत, आपको समझाएंगे क्योंकि बिहार में अब नामकरण की सियासत हो रही है, एक दूसरे को नया नाम दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव के चाचा को किसने किया हाईजैक, ये खबर भी आपको बताएंगे और समझिए क्या पहली परीक्षा में फंस गए प्रशांत किशोर, ये मायने भी आपको समझाएंगे। और सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले लिए। यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी गई। वहीं नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होगा, ये बड़ी बात भी कही गई। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बात को कितना तवज्जो देते हैं, ये 24 अक्टूबर को लिए गए मोदी कैबिनेट के फैसलों से जाहिर होता है। मोदी कैबिनेट ने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगाई, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई तोहफे हैं, लेकिन बिहार के लिए जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो है यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी और नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण। नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन। केंद्र सरकार ने अयोध्या से मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी तक करीब 256 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का फैसला किया है। यह रेल लाइन नेपाल सीमा के आसपास होगी। इससे उत्तर बिहार, मिथिलांचल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर जैसे शहर से जुड़ सकेंगे और इसके साथ ही बुद्ध सर्किट भी पूरा कर लिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी विशेष धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुद्दे उठाकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम किया। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने और पुनौरा धाम के लिए सड़क और रेल संपर्क स्थापित करने का अनुरोध किया था। अब केंद्र सरकार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के फैसले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीतामढ़ी तक रेल लाइन बिछाने के मायने आपको हम समझाएं, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि पुनौरा धाम के विकास की बातें क्यों होती हैं। तो आइए आपको समझाते हैं। अयोध्या की तर्ज पर पुनौरा धाम के विकास के बात क्यों कही जा रही है। तो पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में है। मां जानकी जन्मभूमि मंदिर को ही पुनौरा धाम कहते हैं। ये मंदिर सीतामढ़ी शहर से करीब 5 किलोमीटर पश्चिम में है। मान्यता ये है यहीं पर मां सीता का जन्म हुआ था और इसीलिए यहां ये मंदिर बनाया गया है। अब जरा मां सीता के जन्म से जुड़ी कहानी को भी आपको बताते हैं और फिर समझाएंगे कि रेल यातायात शुरू हो जाने से सीतामढ़ी और पुनौरा धाम के इलाके में क्या फायदा होगा। तो आइए मां सीता के जन्म से जुड़ी कहानी आपको बताते हैं। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा था। यहाँ के पुजारी ने राजा जनक को खेत जोतने की सलाह दी थी। फिर राजा जनक खेत में हल चलाने के लिए पहुंच गए और जब वो हल चला रहे थे उसी वक्त जमीन से एक मिट्टी का घड़ा निकला था और इसी घड़े में कहा जाता है कि माता सीता शिशु अवस्था में मिली थी। अब चूंकि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर बन चुका है और अयोध्या का भरपूर विकास किया जा रहा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक ट्रेन चलाने की मांग पीएम मोदी से की थी। अब पीएम मोदी ने दिवाली के पहले बिहार को बड़ा तोहफा देते हुए अयोध्या से सीतामढ़ी तक
256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। अब ये समझना जरूरी है कि रेल लाइन को मंजूरी मिलने से क्या फायदा होगा, तो आइए आपको बताते हैं। पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी में है। पुनौरा धाम को मां सीता की जन्मस्थली माना जाता है। कहा जाता है कि पुनौरा धाम में ही मां सीता का जन्म हुआ था। अयोध्या से पुनौरा धाम को जोड़ने के लिए एक NH भी बन रहा है, मतलब उसके जरिए भी अयोध्या अगर कोई राम मंदिर में दर्शन करने जा रहा है तो वहां से उस NH के जरिए वो सीतामढ़ी पहुंच सकता है। अब अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेल लाइन बिछाने को भी मंजूरी मिल गई है। मतलब आप ये समझिए कि रेलवे के जरिए भी आप अयोध्या से सीतामढ़ी आ सकते हैं। अगर आप प्रभु श्री राम के दर्शन किए तो सीतामढ़ी आकर मां सीता के दर्शन भी कर सकते हैं और इससे इस इलाके में आना जाना काफी आसान हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर आने वाले मां सीता की जन्मस्थली भी आएंगे। जो भी श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे वो सीतामढ़ी में मां सीता के दर्शन करने ही पहुंचेंगे। ट्रेन की सुविधा होने से पर्यटकों की संख्या जो है वो भी बढ़ेगी। पर्यटक आएंगे तो बिहार सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पुनौरा धाम के आसपास व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अब पुनौरा धाम से जुड़ी कुछ और जानकारी भी आपको देते हैं। पुनौरा धाम में मंदिर के पीछे जानकी कुंड नाम से एक झील भी है और मान्यता है कि इसी झील में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ पंथ पाकर नाम से एक प्रसिद्ध स्थान भी बताया जाता है और ये स्थान माता सीता के विवाह से जुड़ा हुआ है और इसी स्थान पर आज भी प्राचीन पीपल का एक पेड़ स्थित है। इसके नीचे पालकी रखी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर माता सीता का विवाह जो है वो हुआ था और इसी वजह से वो जो स्थान है वो काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अब जब सीतामढ़ी में विकास होता है पुनौरा धाम का तो लोगों के लिए भी ये अच्छी बात होगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। सिवान छपरा के बाद मुजफ्फरपुर में हुई जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार में अब नामकरण की सियासत शुरू होती दिख रही है। आरजेडी ने जेडीयू का नया नामकरण किया है तो जेडीयू भी आरजेडी का नया नाम रख चुका है और पूरी सियासत के बीच है शराब। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत और फिर उस पर सियासत खूब होती रही है। हाल ही में 3 जिलों सारण, सिवान और गोपालगंज में शराब से कई लोगों की मौत हुई। अभी इसकी चर्चा चल ही रही थी कि मुजफ्फरपुर में भी शराब से मौत हुई और एक बार फिर शराबबंदी के फेल होने की चर्चा तेज हो गई। शराब के बहाने आरजेडी ने जेडीयू का नया नामकरण कर दिया। पार्टी के आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट किया गया है जिसमें जेडीयू का मतलब बताया गया है जे से जहां, डी से दारू और यू से अनलिमिटेड। साथ में एक प्रश्न और उसका उत्तर भी है जिसमें जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार जेडीयू और नीतीश कुमार को बताया गया है। जेडीयू का मतलब ही होता है जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध हो। जब आरजेडी की तरफ से हमला हुआ तो फिर शुरू हो गई फुल फॉर्म वाली सियासत। जेडीयू ने भी तुरंत पलटवार करते हुए आरजेडी का पूरा मतलब समझाया। कहा आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। नामाकरण करते हैं तंगो तबाह हो जाइएगा। तो राष्ट्रीय जनता दल का अर्थ है राष्ट्रीय जहरीला दल। नामकरण वाली सियासत में बीजेपी भी जेडीयू की ओर से कूद पड़ी है। पार्टी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि का पूरा नाम ही है राष्ट्रीय जमीन का डाकू। राजद का पूरा नाम ही है राष्ट्रीय जमीन का डाकू। ये एक ऐसा गिरोह है जिसने पशुओं का चारा लूटा फिर बिहार की जमीन लूटी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब पार्टियों के फुल फॉर्म पर बयानबाजी हो रही हो। देखना होगा पार्टियों के नामकरण की राजनीति आखिर कहां तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में नामकरण वाली सियासत तेज है। आरजेडी ने जेडीयू का नाम रखा है।
जहां दारू अनलिमिटेड। मतलब ये कि आरजेडी जेडीयू का फुल फॉर्म बता रही है। जे मतलब जहां, डी मतलब दारू और यू मतलब अनलिमिटेड। तो वहीं जेडीयू ने भी तुरंत इसका पलटवार कर दिया और फिर जेडीयू की तरफ से आरजेडी का मतलब बता दिया गया। आरजेडी पार्टी का मतलब उन्होंने बताया राष्ट्रीय जहरीला दल। आर मतलब राष्ट्रीय और जे से जहरीला और डी से दल। पहले आप ये जान लीजिए अब कि आरजेडी ने जेडीयू को जहां दारू अनलिमिटेड क्यों कहा। तो आरजेडी के अनुसार जे का मतलब होता है जहां, डी का मतलब होता है दारू और यू का मतलब अनलिमिटेड। यानी कि बिहार में शराबबंदी है और आरजेडी ने शराबबंदी में शराब से हुई मौतों पर तंज कसते हुए जेडीयू का नामकरण कर दिया। अब जेडीयू ने भी आरजेडी को राष्ट्रीय जहरीला दल कैसे कहा वो भी समझिए। आर का मतलब आरजेडी की तरफ से कहा गया कि जेडीयू की तरफ से कहा गया कि आर का मतलब है राष्ट्रीय, जे का मतलब जहरीला, डी का मतलब दल। मतलब जेडीयू का आरोप है कि आरजेडी के लोग समाज में जहर फैलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नामकरण वाली सियासत बिहार में पहली बार हुई हो। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी को रोजाना जंगल राज का डर बताया था और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी चुनावी सभा में आरजेडी का मतलब रोजाना जंगल राज का डर बताया था। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आरजेडी का मतलब बताया था रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। यानी आर का मतलब रिश्वतखोरी, जे का मतलब जंगल राज और डी का मतलब दलदल। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा था आरजेडी का मतलब है अराजकता और तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज हैं। ये तो रही नामकरण वाली सियासत, लेकिन इस बार जो नामकरण वाली सियासत तेज हुई है उसके केंद्र में है शराब यानी कि दारू और शराबबंदी में हो रही मौत। ऐसे में बिहार में शराबबंदी के सफर को भी जान लेते हैं क्योंकि शराबबंदी को लेकर भी सवाल बिहार में उठाए जा रहे हैं और हम आपको बताते हैं। देखिए 1 अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी और उस वक्त सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी से जुड़े 8,43,907 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। मद्य निषेध विभाग में 3,70,814 मामले अब तक दर्ज हुए हैं। पुलिस विभाग में 4,73,093 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। मतलब इस पर कार्रवाई की गई है। 8 साल के अंदर 12,79,387 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं शराबबंदी कानून के तहत। पुलिस ने 7,36,061 गिरफ्तारियां अब तक की हैं और शराबबंदी में हर घंटे की बात करें तो औसतन 18 लोगों की गिरफ्तारी होती है। मतलब 1 घंटे के अंदर 18 लोगों की गिरफ्तारी होती है। मद्य निषेध ने 5,43,326 लोगों को पकड़ा और अब तक 5,20,000 दोषियों को इस शराबबंदी के तहत कानून के तहत सजा मिली है। 3,46,61,000 लीटर शराब अभी तक पुलिस की टीम की तरफ से, उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से बरामद किया गया है। 1,49,68,000 लीटर देसी शराब अब तक पकड़े गए हैं तो 1,96,93,000 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया, पकड़ा गया है। 1 अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी और सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू की थी। अब आप देखिए आंध्र प्रदेश की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया। शराब का कोई भी ब्रांड हो तो बोतल 99 रुपए में मिलेंगी। ये आंध्र प्रदेश में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार की तरफ से फैसला लेते हुए कहा गया कि 99 रुपए में किसी भी ब्रांड की शराब जो है वो उपलब्ध होगी। कोई भी ब्रांड हो वो लोगों को 99 रुपए में मिलेगी, जिसमें 180 ml जो है वो बताया जा रहा है उसकी क्वांटिटी। महज 99 रुपए में इंटरनेशनल शराब की देने की बात भी कही गई। पुरानी शराब नीति को खत्म करने के बाद ये बड़ा फैसला चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने लिया है और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू नई शराब नीति लागू करे हैं और 14 अक्टूबर तक 3,396 शराब की दुकानों को लाइसेंस देने की बात भी जो है वो कही गई। और ऐसे में अगर हम आपको बताएं तो शराब को लेकर, लेकिन बिहार में शराबबंदी को लेकर अभी भी सियासत जारी है। शराब का कोई भी ब्रांड हो जिससे 99 रुपए में देने की बात
की गई है चंद्रबाबू नायडू की सरकार की तरफ से, और ये भी कहा गया है कि 180 ml की जो शराब का बोतल है किसी भी ब्रांड का, वो 99 रुपए में उपलब्ध होगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगाया और इस आरोप के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया, भाजपा वाला सब हुआ। बिहार में सियासी लड़ाई हाईजैक तक आई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया कि उनके चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया, भाजपा वाला सब हुआ। इस आरोप के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। नीतीश कुमार जी स्पष्ट बोलते हैं कि मैं वहां घुटन महसूस कर रहा था। वहीं जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि सत्ता से बाहर होने की टिस इनके मन में अभी भी है, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दरकिनार करने का काम है। इसी बात का दर्द है कि भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दिया नीतीश कुमार जी ने, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी को अलग हुए कई महीने हो गए हैं। नीतीश कुमार बार बार ये साफ करते रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या आरजेडी नेताओं को अभी भी नीतीश कुमार के अलग होने का गम है या फिर सरकार जाने का दुख। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं, एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन कई मौकों पर आरजेडी का रुख सीएम नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट दिखता है, जबकि बीजेपी के खिलाफ आरजेडी नेता हमेशा हमलावर दिखते हैं, बड़ा हमला करते हैं। हो सकता है कि आरजेडी को अब नीतीश कुमार के साथ आने की उम्मीद हो, या ये भी हो सकता है कि ऐसा गठबंधन में गांठ डालने को लेकर किया जा रहा हो। नीतीश कुमार को हाईजैक करने के तेजस्वी यादव के आरोपों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के हाईजैक होने की बात कही। हालांकि नीतीश कुमार ये साफ कर चुके हैं कि वो अब आरजेडी के साथ जाने वाले नहीं हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव में बिहार की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने उतरे प्रशांत किशोर के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन इस परीक्षा में उतरने से पहले ही उन्होंने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उनकी रणनीति पर ही सवाल उठने लगे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। सियासी रणनीतिकार बनकर दूसरों को सत्ता दिलाने वाले प्रशांत किशोर जब खुद की पार्टी बनाकर बिहार में 2025 के फाइनल मुकाबले से पहले 4 सीट पर होने वाले सेमीफाइनल में किस्मत आजमाने उतरे, तो उन्होंने ऐसी गलती कर दी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बेलागंज और तरारी सीट पर अपने उम्मीदवार को बदलना पड़ा। हम लोग नए हैं, नया प्रयास है, उसमें 1-2 स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग की ईमानदारी में, हमारे प्रयास की शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। आखिर इतने बड़े रणनीतिकार इतनी छोटी गलती कैसे कर सकते हैं? विरोधी अब उनकी समझ पर ही सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया के प्रमोट करने से भी कुछ नहीं होता। अभी तो 2 कैंडिडेट आपके भागे हैं, आपके सब भागेंगे और आपका जो अस्तित्व आप सोच रहे हैं बीजेपी के भरोसे पे बना दे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर की सफाई पर चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसी गलती प्रशांत किशोर की हताशा को दिखा रहा है। और उनका हर एक कैंडिडेट एक प्रोडक्ट है। उपचुनाव में जो उन्होंने 2 कैंडिडेट उतारे थे, वो प्रोडक्ट उनका पहले से ही एक्सपायर था और एक्सपायरी कैंडिडेट को उन्होंने चुनाव में उतार दिया। प्रशांत किशोर ने बिहार में लंबी यात्रा की है, लोगों से परिवर्तन का आह्वान किया है। ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इतनी बड़ी गलती ने उन्हें विरोधियों को चुटकी लेने का मौका दे दिया है। पटना से
न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आज झारखंड चुनाव के लिए नामांकन का मेगा डे रहा। आज एनडीए और इंडिया के कई दिग्गजों ने नामांकन भरा है, जिसमें बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हैं, जबकि गांडे विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक बार फिर से नामांकन किया है। नामांकन के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि एक चुनावी प्रक्रिया है जिसे उन्होंने पूरा कर दिया है। बीजेपी नेताओं की झारखंड में कैंपेनिंग पर हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग प्रवासी नेता हैं, जो कुछ दिन बाद झारखंड में खोजने से भी नहीं मिलेंगे। तो हेमंत सोरेन ने आज बरहेट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन में अपनी संपत्ति को लेकर जो शपथ पत्र दिया है, उसके मुताबिक आपको बताएं, हेमंत सोरेन के पास मात्र 45,000 रुपए नगद हैं। सीएम हेमंत सोरेन के पास एक कार है। 2008 में खरीदी इस कार की कीमत आज 60,000 रुपए है। हेमंत सोरेन के पास 2 डायमंड नेकलेस है, एक इटालियन चेन है। हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम पर 4 बैंक में 5 अकाउंट हैं। पत्नी कल्पना सोरेन के खाते में भी कुछ रुपए जमा हैं। कल्पना सोरेन के नाम पर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक में 2 एफडी है। दोनों ही एफडी का जो मूल्य है वो 15,02,500 है और दोनों बेटों के बैंक खाते हैं, जिसमें भी करीब 1.5 लाख रुपए जमा हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।